नमस्कार। इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जो जितना रहस्यमयी है उतना ही दिलचस्प भी। मतलब प्राचीन राज्यों से लेकर आज के हमारे आधुनिक देशों तक हर किसी ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे संगठनों का सहारा लिया है जो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो आम नजरों से एकदम छिपी रहती है, लेकिन सच मानिए हमारे आज को सबसे ज्यादा यही प्रभावित करती है। कहा जाता है कि इतिहास हमेशा सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे गढ़ा जाता है। जासूसी का इतिहास कोई नया नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितने के हमारे प्राचीन राज्य। अपनी सुरक्षा करना और दुश्मनों की खुफिया जानकारी निकालना ये तो हमेशा से सबसे जरूरी रहा है। लेकिन आधुनिक खुफिया एजेंसियों ने जिस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स, बड़े बड़े युद्धों और देशों के आपसी रिश्तों को आकार दिया है, वो वाकई हैरान करने वाला है। ये वो ताकतें हैं जो बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल शांति से इतिहास लिख देती हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जासूसी की शुरुआत, फिर बात करेंगे शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दिग्गजों की, उसके बाद यूरोप और इजराइल के लेजेंड्स, फिर अपनी दक्षिण एशियाई प्रतिद्वंद्विता और अंत में समझेंगे आज के मॉडर्न जासूसी के जाल को। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जासूसी की शुरुआत और आखिर इन रहस्यों की इतनी प्राचीन आवश्यकता क्यों थी। 20वीं सदी आते आते दुनिया भर में जासूसी का बहुत तेजी से औपचारीकरण या कहें फॉर्मलाइजेशन होने लगा था। 1909 में MI6 से लेकर 1968 में रॉ की स्थापना तक का ये पूरा सफर एक बात बिल्कुल साफ कर देता है। जैसे जैसे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, हर देश को ये महसूस होने लगा कि उन्हें एक बहुत ही मजबूत और डेडिकेटेड खुफिया ढांचे की सख्त जरूरत है। अब इतिहास की सबसे पुरानी और प्रमुख मॉडर्न एजेंसीज की बात हो तो ब्रिटेन की MI6 का नाम सबसे पहले आता है। 1909 में सीक्रेट सर्विस ब्यूरो के नाम से शुरू हुई इस एजेंसी ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बेहद अहम रोल प्ले किया था। जर्मनी और बाद में सोवियत संघ के खिलाफ इन्होंने कई बड़े सीक्रेट ऑपरेशंस चलाए। आज के समय में इनका पूरा फोकस साइबर, टेक और आतंकवाद रोधी अभियानों पर है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, जो मशहूर फिक्शनल जासूस जेम्स बॉन्ड है ना, उसकी प्रेरणा भी असल में इसी एजेंसी से मिली थी। है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, शीत युद्ध के दिग्गज। ये एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में यानी कोल्ड वॉर के अखाड़े में दो महाशक्तियां बिल्कुल आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी अमेरिका की CIA, जो 1947 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बनी और जिसका जन्म वर्ल्ड वॉर II की पुरानी संस्था OSS से हुआ था। और दूसरी तरफ थी 1954 में स्थापित सोवियत संघ की महाशक्तिशाली KGB का काम सिर्फ विदेशों में जासूसी करना नहीं था, बल्कि इनका फोकस घरेलू राजनीतिक विरोधियों को कंट्रोल करने और क्रिटिकल साइंटिफिक और मिलिट्री जानकारी चुराने पर भी था। इन दोनों के बीच की जो कड़ी टक्कर थी ना, उसने दशकों तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उस दौर में सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए CIA ने दुनिया भर में कई अत्यधिक गुप्त अभियान चलाए। यहाँ तक कि इस एजेंसी पर विदेशी सरकारों को चुपचाप बदलने के भी गंभीर आरोप लगे। खैर, अगर आज की बात करें तो CIA का वर्तमान फोकस पूरी तरह से विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, आतंकवाद रोधी अभियानों और साइबर एस्पियोनेज पर शिफ्ट हो चुका है। तो मुख्य बात यह है कि 1991 में एक बड़ा भू राजनीतिक भूकंप आया, यानी सोवियत संघ का पतन, और इसी के साथ उस बेहद शक्तिशाली KGB का भी अंत हो गया। लेकिन इस विशाल ढांचे के खत्म होने से रूस में नई एजेंसियों के लिए रास्ता खुला, जैसे कि FSB और SVR। चलिए अब रुख करते हैं अपने तीसरे हिस्से का, यूरोप और इजराइल के लेजेंड्स, जहां हम बात करेंगे गुप्त ऑपरेशंस और सीधे तौर पर अस्तित्व की लड़ाई की। जब हम मिडिल ईस्ट की तरफ देखते हैं तो इजराइल की मोसाद का नाम उभर कर सामने आता है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और असरदार खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। 1949 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका केवल एक ही मकसद था, एक बेहद शत्रुतापूर्ण माहौल में अपने देश का अस्तित्व किसी भी कीमत पर बचाए रखना। और मोसाद ने अपनी ये लेजेंडरी पहचान यूं ही नहीं बनाई है। इनके कुछ ऑपरेशंस तो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, चाहे वो आतंकवादियों और दुश्मनों की सीक्रेट तरीके से हत्याएं हों या फिर दुनिया के दूसरे कोने से नाजी अपराधी एडोल्फ आइकमैन को ढूंढ निकालना हो।
और हम उस महान इंटरबे रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे भूल सकते हैं। इन्हीं अचूक और साहसिक ऑपरेशंस ने मसाद को ग्लोबल स्टेज पर एक किंवदंती बना दिया है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, दक्षिण एशियाई प्रतिद्वंद्विता यानी सीमाओं के पार रणनीतिक निगरानी का एक बेहद जटिल खेल। और ये हमें दक्षिण एशिया की उस ऐतिहासिक रणनीतिक होड़ की तरफ ले जाता है। पाकिस्तान की आईएसआई की स्थापना 1948 में ही हो गई थी, जिसका मुख्य काम मिलिट्री इंटेलिजेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी पर फोकस करना था। इसके उलट भारत में 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद एक मजबूत विदेशी खुफिया एजेंसी की जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद 1968 में रॉ का गठन हुआ। दोनों एजेंसियों के बनने की टाइमिंग और उनके पीछे की वजहों ने इस रीजन में एक निरंतर चलने वाली खुफिया जंग की शुरुआत कर दी। अगर रॉ के प्रमुख योगदानों की बात करें तो अपनी स्थापना के महज 3 साल बाद ही इस एजेंसी ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था। आज के समय में इनका मुख्य काम बड़े आतंकवाद रोधी अभियानों को लीड करना और देश से बाहर भारतीय हितों को सुरक्षित रखना है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आधुनिक जासूसी का जाल। आइए देखते हैं कि डिजिटल युग में ये खुफिया जानकारी का खेल कैसे खेला जा रहा है। अभी तक हमने जिन दिग्गजों की बात की, उनके अलावा भी ये ग्लोबल नेटवर्क बहुत बड़ा है। यहाँ देखिए, रूस की 1995 में बनी एफएसबी, चीन की 1983 में बनी एमएसएस, 1982 की फ्रांस की डीजीएसई और 1956 की जर्मनी की बीएनडी। ये पूरी दुनिया में फैला एक ऐसा वेब है जो लगातार सक्रिय रहता है और पर्दे के पीछे से अपने अपने देशों के हितों की रक्षा करता है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं। आज के इस डिजिटल युग में ये एजेंसियां पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना हो, आतंकवाद को रोकना हो, दुश्मन की गतिविधियों को मॉनिटर करना हो या फिर साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, आज के समय में युद्ध और कूटनीति दोनों ही इन्हीं एजेंसियों की डिजिटल खुफिया जानकारी के दम पर लड़े और जीते जाते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब हम एक ऐसे युग में हैं जहां सब कुछ डिजिटल है, हमारी हर एक्टिविटी डेटा है और ये ताकतवर एजेंसियां हमारी सुरक्षा के लिए सब पर नज़र रख रही हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इन नज़र रखने वालों पर वास्तव में कौन नज़र रख